बहुत समय पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे विशाल और समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ पर राजा विक्रम सिंह का शासन था, जो वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहने वाला शासक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी देवयानी, जिससे वो बेहद प्रेम करता था। और रानी देवयानी भी उतनी ही सुंदर, दयालु और रहस्यमयी स्वभाव की थी, क्योंकि वो अक्सर महल की सबसे ऊंची मीनार से दूर दिखाई देने वाली काली पहाड़ी को घंटों तक निहारती रहती थी, जहां जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वहां सदियों से एक भयानक चुड़ैल के होने की अफवाहें फैली हुई थीं, जिसे लोग काली मायावी कहते थे और कहते थे कि अमावस्या की रात उस पहाड़ी से औरत की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं, और जिसने भी उस ओर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन अचानक महल की दासी सुहानी बिना कुछ बताए गायब हो गई और उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, वो वापस आ गई है। ये पढ़कर राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ठीक ऐसी ही घटना उसके पिता के समय भी हुई थी, जब कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। और तब एक तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि काली मायावी फिर से जन्म ले चुकी है और वो राज परिवार से अपना अधूरा बदला लेने लौटेगी। उसी रात तेज तूफान उठा, महल की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दिए बुझ गए और रानी देवयानी को अपने कमरे में किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ दर्पण में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद डरी हुई खड़ी थी। और तभी महल के आंगन में एक काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, और अगले ही पल रानी देवयानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जबकि दूर काली पहाड़ी पर एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जो आने वाले विनाश का संकेत थी। रात के तीसरे पहर जब महल की घड़ियाल ने 12 बार आवाज की, तो अचानक रानी देवयानी की आंख खुली और उसने खुद को अपने ही कक्ष में नहीं, बल्कि एक अजीब सी अंधेरी जगह पर खड़ा पाया, जहां चारों ओर धुआं फैला हुआ था और दूर कहीं से पायल की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर पल उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था, जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक झुर्रीदार बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी वो चेहरा अचानक दर्पण से बाहर निकलने लगा और रानी देवयानी चीख पड़ी। उसी क्षण उसकी नींद खुल गई और वो अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ बैठी थी, लेकिन उसके हाथ में काली मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो सच में कहीं बाहर गई हो। तभी महल के बाहर से सैनिकों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी, क्योंकि राजमहल के मुख्य द्वार पर किसी ने रातों रात राख से एक बड़ा सा चिन्ह बना दिया था, जो तांत्रिक विद्या का प्रतीक माना जाता था। और उसे देखते ही राजपुरोहित कांप उठा, क्योंकि ये वही चिन्ह था जो वर्षों पहले राजा विक्रम सिंह के पिता के समय भी दिखाई दिया था, जब राज्य में एक के बाद एक अजीब मौतें होने लगी थीं। राजा तुरंत रानी देवयानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि रानी की आंखों का रंग कुछ पल के लिए काला पड़ गया और फिर सामान्य हो गया, जैसे किसी और शक्ति ने पल भर के लिए उसके शरीर पर अधिकार कर लिया हो। लेकिन रानी को कुछ याद नहीं था, और तभी महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली परछाई दिखाई दी, जिसने जोर से हंसते हुए कहा, बदला अभी अधूरा है। और अगले ही पल आसमान में बिजली कड़की, महल की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और दूर काली पहाड़ी से उठता धुआं सीधा महल की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति धीरे धीरे सूर्यगढ़ को अपने अंधेरे में समेट रही हो। सुबह होते ही महल में भय का साया और गहरा हो गया, क्योंकि रात की घटनाओं के बाद रानी देवयानी असामान्य व्यवहार करने लगी थी और कभी-कभी उसकी आवाज भारी और अपरिचित हो जाती थी, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। लेकिन जब राजा विक्रम सिंह उससे पूछते तो वो मासूमियत से कहती कि उसे कुछ याद नहीं। और तभी राजपुरोहित ने एक पुरानी गुप्त पुस्तक महल के तहखाने से मंगवाई, जिसमें सूर्यगढ़ के इतिहास के छिपे हुए पन्ने दर्ज थे। और उन पन्नों ने लिखा था कि कई वर्ष पहले इसी राज्य में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम मायावती था, जिसे लोग तंत्र विद्या में निपुण मानते थे और कहते थे कि वो प्रकृति की शक्तियों से संवाद कर सकती थी। लेकिन जब लगातार सूखा पड़ा और फसलें नष्ट होने लगीं, तो डर और अंधविश्वास में डूबे लोगों ने उसी पर दोष मढ़ दिया और राजा के पिता ने प्रजा के दबाव में आकर उसे काली पहाड़ी पर निर्वासित कर दिया,
जहां कहा जाता है कि उसने मरते समय शाप दिया था कि राजवंश की हर रानी उसके दर्द को महसूस करेगी और उसका बदला पूरा होने तक राज्य में शांति नहीं लौटेगी। ये पढ़कर राजा के हाथ कांप उठे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो उसी पुराने अन्याय का परिणाम हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ निर्णय ले पाता, अचानक महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और हवा में वही जानी पहचानी हंसी गूंज उठी, जबकि रानी देवयानी की आंखें फिर से पल भर को लाल चमकी और उसने धीमी आवाज में कहा, वो निर्दोष थी। और ये सुनकर राजा सन्न रह गया, क्योंकि ये वाक्य ठीक वही था जो मायावती ने मरते समय कहा था। उसी क्षण काली पहाड़ी की दिशा में आसमान काला पड़ गया और एक बवंडर सा उठा, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग चुकी हो और अब वो सीधे महल की ओर बढ़ रही हो, ताकि वर्षों पहले किए गए अन्याय का हिसाब ले सके। रात गहराते ही महल के चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई और पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने काली पहाड़ी की दिशा से एक सफेद साया महल की ओर उतरते देखा है। जबकि उसी समय रानी देवयानी अचानक नींद में उठकर महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर चल पड़ी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। और उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें होश नहीं था। राजा विक्रम सिंह को जब इसकी खबर मिली तो वो तलवार लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो मीनार पर पहुंचा, उसने देखा कि रानी मीनार के किनारे खड़ी है और हवा में उसके बाल बिखरे हुए हैं और सामने धुएं के बीच एक स्त्री का आकार बन रहा है, जिसकी आंखें लाल थीं लेकिन चेहरा दर्द से भरा हुआ था। और वो भारी आवाज में बोली, मुझे चुड़ैल बनाया गया, मैं दोषी नहीं थी। ये सुनकर राजा का दिल दहल उठा, क्योंकि वो पहली बार उस आत्मा में क्रोध से ज्यादा पीड़ा देख रहा था। तभी अचानक मीनार की दीवार पर पुराने समय की परछाइयां उभरने लगीं और राजा ने देखा कि उसके पिता के दरबार में कुछ लालची मंत्री मायावती के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, ताकि अपनी नाकामी छिपा सकें और सूखे का दोष उस पर डालकर प्रजा को शांत कर सकें। और राजा के पिता मजबूरी में उस निर्दोष स्त्री को निर्वासित कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर राजा के हाथ से तलवार गिर गई, क्योंकि सच्चाई अब साफ हो चुकी थी कि मायावती बदले की आग में नहीं बल्कि न्याय की तलाश में लौटी है। लेकिन तभी आत्मा का चेहरा अचानक भयानक रूप लेने लगा और उसने कहा, न्याय बिना बलिदान के नहीं मिलेगा। और अगले ही पल तेज हवा चली, बिजली कड़की और रानी देवयानी हवा में कुछ पल के लिए उठती हुई दिखाई दी, जैसे आत्मा उसके शरीर में पूरी तरह प्रवेश करना चाहती हो। जबकि दूर काली पहाड़ी से गूंजती गहरी हंसी इस बात का संकेत दे रही थी कि अंतिम टकराव अब बहुत करीब है। जैसे ही रानी देवयानी हवा में उठी और मायावती की आत्मा की परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी, वैसे ही महल की दीवारों से दरारों की आवाज आने लगी और सैनिक भय से भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि प्रलय आने वाला है। लेकिन राजा विक्रम सिंह वहीं खड़ा रहा और उसने कांपती आवाज में कहा कि अगर ये सब उसके पूर्वजों के अन्याय का परिणाम है तो वह दंड भुगतने को तैयार है, बस उसकी प्रजा और रानी को छोड़ दिया जाए। तभी हवा में गूंजती भारी आवाज ने कहा कि अन्याय का बोझ सिर्फ शब्दों से हल्का नहीं होता। और अचानक मीनार के पत्थरों पर खून जैसा लाल निशान उभर आया, जो धीरे धीरे एक अग्निवृत्त में बदल गया। और उस अग्निवृत्त के भीतर राजा को अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया, जो पछतावे से भरा हुआ था, जैसे वह भी बरसों से इस अपराध का भार ढो रहा हो। उसी क्षण राजपुरोहित और सैनिक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने एक प्राचीन शांति मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जिससे हवा की गति कुछ पल के लिए धीमी हुई। लेकिन मायावती की आत्मा ने क्रोधित होकर कहा कि केवल मंत्रों से सच नहीं बदलेगा, और उसने रानी देवयानी के माध्यम से कहा कि न्याय के लिए सत्य का सार्वजनिक स्वीकार जरूरी है। ये सुनकर राजा ने वहीं मीनार पर घुटनों के बल बैठकर प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही पूरे राज्य के सामने यह स्वीकार करेगा कि मायावती निर्दोष थी और राज दरबार की साजिश ने उसे बलि का बकरा बनाया था, और उसके सम्मान में काली पहाड़ी पर एक स्मारक बनवाएगा। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया और रानी धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। लेकिन तभी आकाश में फिर से काले बादल छा गए और आत्मा की आवाज आई कि अगर राजा अपने वचन से डगमगाया तो इस बार सिर्फ राज परिवार नहीं बल्कि पूरा सूर्यगढ़ विनाश देखेगा। ये कहकर वो परछाई धुएं में बदल गई और रात अचानक शांत हो गई। लेकिन सबको एहसास था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि सुबह का दरबार तय करेगा कि क्या सदियों पुराना श्राप सच में समाप्त होगा या काली पहाड़ी की चुड़ैल अपना अंतिम और सबसे खतरनाक रूप दिखाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सूर्यगढ़ का विशाल दरबार भर गया।
क्योंकि राजा विक्रम सिंह ने स्वयं घोषणा की थी कि आज वो वर्षों पुराने एक रहस्य का खुलासा करेगा। और प्रजा में डर, जिज्ञासा और फुसफुसाहटें एक साथ फैल रही थीं, जबकि रानी देवयानी शांत बैठी थी, पर उसकी आंखों में रात की घटनाओं की गहरी छाया साफ झलक रही थी। राजा सिंहासन से उठा और भारी आवाज में बोला कि वर्षों पहले मायावती नाम की स्त्री के साथ अन्याय हुआ था और वो चुड़ैल नहीं बल्कि साजिश का शिकार थी। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई, क्योंकि कुछ बुजुर्गों को पुराने दिन याद आ गए और कुछ मंत्री घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसके पिता को भ्रमित किया गया था और सूखे का दोष मायावती पर डालकर सच्चाई छिपाई गई थी, और आज से काली पहाड़ी को अपवित्र नहीं बल्कि सम्मानित स्थान माना जाएगा, जहां मायावती की स्मृति में एक मंदिर और स्मारक बनाया जाएगा। ये घोषणा होते ही अचानक दरबार के बीचों बीच तेज हवा का बवंडर उठा और सबकी आंखों के सामने धुएं का एक विशाल स्त्री आकार प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अब क्रोध कम और पीड़ा अधिक थी, और उसने रानी देवयानी की ओर देखा जैसे किसी पुराने बंधन को पहचान रही हो। तभी राजपुरोहित ने कांपती आवाज में बताया कि रानी देवयानी मायावती की ही वंशज है, और यही कारण है कि आत्मा उसके माध्यम से सत्य प्रकट करना चाहती थी। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, और उसी क्षण मायावती की आत्मा ने अंतिम बार गूंजती आवाज में कहा कि न्याय मिल गया है और अब श्राप समाप्त होता है। अचानक काले बादल छटने लगे, धूप दरबार में फैल गई और वो धुएं का आकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। रानी देवयानी बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति थी, और काली पहाड़ी से पहली बार डरावनी हंसी की जगह एक मधुर हवा की सरसराहट सुनाई दी, जैसे वर्षों से भटका हुआ दर्द आखिरकार मुक्त हो गया हो। और सूर्यगढ़ ने राहत की सांस ली, क्योंकि अंधकार का अध्याय समाप्त हो चुका था, पर इतिहास ने उन्हें सिखा दिया था कि अन्याय की परछाई कभी भी लौट सकती है अगर सत्य को दबाया जाए। सूर्यगढ़ में कई दिनों तक शांति रही और काली पहाड़ी पर मायावती की स्मृति में स्मारक बनना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, वैसे वैसे अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं, क्योंकि मजदूरों ने कसम खाकर कहा कि रात होते ही स्मारक की अधूरी दीवारों पर किसी औरत की परछाई घूमती दिखाई देती है, और कभी-कभी मिट्टी पर ताजे पद चिन्ह मिलते हैं जो अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। राजा विक्रम सिंह ने इसे डर और भ्रम मानकर अनदेखा किया, लेकिन एक रात जब वो स्वयं रानी देवयानी के साथ काली पहाड़ी पर गया, तो उसने देखा कि जहां मायावती का नाम पत्थर पर उकेरा गया था, वहां नीचे एक और नाम खुद ब खुद उभर आया था, अपूर्ण प्रतिज्ञा। ये देखकर राजा का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने तो सार्वजनिक रूप से सब स्वीकार कर लिया था, फिर ये अधूरापन किस बात का था। तभी तेज हवा चली और दूर चट्टानों के पीछे से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार आवाज में मायावती की पीड़ा नहीं बल्कि किसी और की कुटिलता झलक रही थी। अचानक पहाड़ी की जमीन तरकने लगी और एक गुप्त सुरंग का द्वार खुल गया, जिससे ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर आई, जैसे सदियों पुराना कोई राज भीतर छिपा हो। राजपुरोहित ने घबरा कर कहा कि शायद मायावती अकेली नहीं थी और किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके असली शक्ति को छिपा रखा था। तभी सुरंग के भीतर से लाल आंखों की कई जोड़ी चमकी और रानी देवयानी के माथे पर बना हल्का सा काला निशान फिर से चमक उठा, जैसे कोई और आत्मा अब जाग चुकी हो। उसी क्षण धरती हिली और सुरंग से एक भारी आवाज आई, सत्य का एक हिस्सा बताया गया, बाकी छिपा है। ये सुनकर राजा समझ गया कि मायावती को न्याय मिला, लेकिन उसके पीछे जो असली अंधकार था वो अब बाहर आने वाला है, और शायद वही असली चुड़ैल है जिसने वर्षों पहले साजिश रची थी। पहाड़ी के ऊपर काले बादल फिर से घिराए और इस बार हवा में राख की गंध थी, जैसे आने वाला खतरा पहले से कहीं अधिक भयानक हो। रात के गहरे सन्नाटे में राजा विक्रम सिंह ने मशाल उठाई और सुरंग के अंधेरे मुहाने की ओर बढ़ा, जबकि रानी देवयानी उसके पीछे चल रही थी और राजपुरोहित कांपते कदमों से मंत्र बुदबुदा रहा था, क्योंकि सुरंग के भीतर से आती ठंडी हवा में सड़न और किसी अनजानी शक्ति की गंध थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरते गए, जिनमें मायावती के साथ एक और स्त्री दिखाई दे रही थी, जिसका चेहरा छाया में ढका था और जिसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और काली थीं। अचानक सुरंग के भीतर एक विशाल कक्ष खुला, जहां बीचों बीच एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड था
और उसके चारों ओर हड्डियों जैसे दिखने वाले पुराने अवशेष बिखरे थे। तभी कक्ष की छत से राख गिरने लगी और धुएं के बीच एक लंबी विकृत परछाई आकार लेने लगी, जिसकी हंसी मायावती से अलग और कहीं अधिक कुटिल थी। वो आवाज गूंजी, मायावती तो मोहरा थी, असली शक्ति मैं हूं। और उसी पल दीवारों पर उभरे चित्र जीवित जैसे हिलने लगे और दिखाने लगे कि वर्षों पहले दरबार के कुछ लालची मंत्री एक अज्ञात तांत्रिक स्त्री के साथ गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे, ताकि राज्य पर अदृश्य नियंत्रण पा सकें और सूखे का भय फैलाकर सत्ता अपने हाथ में रख सकें। लेकिन अनुष्ठान उल्टा पड़ गया और शक्ति बेकाबू होकर उसी तांत्रिक स्त्री में समा गई, जिसने मायावती को दोषी ठहराने की साजिश रची ताकि खुद पर से शक हट जाए। ये दृश्य देखकर राजा का खून खौल उठा, क्योंकि इसका मतलब था कि मायावती के नाम पर जो अंधकार फैला वो असल में उस अज्ञात तांत्रिक की विरासत थी, जो अब भी इस सुरंग में बंधी हुई थी। तभी वो परछाई अचानक विशाल रूप में बदल गई और उसकी आंखों से धधकती लाल रोशनी निकली, जिसने कक्ष को कांपने पर मजबूर कर दिया। और उसने रानी देवयानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसी के रक्त में मायावती की वंश रेखा है और उसी के माध्यम से वो इस सुरंग की कैद से पूरी तरह मुक्त हो सकती है। रानी के माथे का काला निशान तेजी से चमकने लगा और जमीन हिलने लगी, जैसे पूरी पहाड़ी टूटकर गिर जाएगी। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन उसकी धार उस धुएं जैसी आकृति को छू भी नहीं पा रही थी। और तभी राजपुरोहित चिल्लाया कि इस शक्ति को बल से नहीं बल्कि सत्य और त्याग से रोका जा सकता है। उसी क्षण कक्ष की दीवार पर अंतिम चित्र उभरा, जिसमें दिखाया गया कि अगर कोई राजवंशी स्वयं अपने रक्त से इस अधूरे अनुष्ठान को समाप्त करे तो वो शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। ये देखकर राजा समझ गया कि आने वाला निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय होगा, क्योंकि या तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंधकार को समाप्त करे या फिर सूर्यगढ़ हमेशा के लिए उस असली चुड़ैल के कब्जे में चला जाए। तभी वो परछाई गूंजी, समय समाप्त हो रहा है, और सुरंग की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे, जैसे अंतिम युद्ध की घड़ी आ पहुंची। सुरंग के भीतर पत्थर गिर रहे थे और धुएं से बना वो विकराल स्त्री आकार हर पल और विशाल होता जा रहा था, जबकि उसकी लाल आंखों की ज्वाला पूरे कक्ष को निगलने को तैयार थी। और उसने गूंजती आवाज में कहा कि यदि आज उसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो सूर्यगढ़ सदियों तक अंधकार में डूबा रहेगा। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार की नोक से अपने हाथ पर हल्का घाव किया और अपने रक्त की कुछ बूंदें उस टूटे यज्ञ कुंड में टपका दी, क्योंकि दीवार पर उभरे चित्र में यही उपाय दिखाया गया था कि राजवंशी का स्वैच्छिक त्याग ही उस अधूरे तंत्र को समाप्त कर सकता है। जैसे ही रक्त अग्निकुंड को छुआ, वैसे ही एक तेज प्रकाश फूटा और पूरी सुरंग में कंपन होने लगा, जबकि वो अंधकारमयी परछाई दर्द से चिल्लाई और रानी देवयानी के माथे का काला निशान चमककर धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन उसी क्षण परछाई ने अंतिम प्रयास करते हुए अपने धुएं जैसे हाथों से राजा को जकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया, जैसे वो उसके जीवन बल को खींच लेना चाहती हो। रानी देवयानी ने साहस जुटाकर मायावती का नाम पुकारा और कहा कि अब न्याय मिल चुका है और किसी निर्दोष का बलिदान नहीं होगा। ये सुनते ही अचानक कक्ष में एक कोमल उजाला फैला और मायावती की शांत आत्मा प्रकट हुई, जिसने उस विकराल परछाई को पीछे धकेला और कहा कि ये अंधकार उसके नाम पर पनपा था, लेकिन आज सत्य और स्वीकारोक्ति ने इसे कमजोर कर दिया है। उसी क्षण यज्ञ कुंड से निकला प्रकाश अग्नि स्तंभ में बदल गया, जिसने उस असली तांत्रिक शक्ति को घेर लिया और उसकी कुटिल हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई और फिर राख की तरह बिखर गई। सुरंग की दीवारें स्थिर हो गईं, पत्थर गिरना बंद हो गया और हवा में फैली सड़न की गंध की जगह एक ठंडी शांति ने ले ली। राजा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जीवित था और रानी देवयानी ने उसे संभाल लिया, जबकि मायावती की आत्मा अंतिम बार मुस्कुराई और प्रकाश की किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। उसी क्षण काली पहाड़ी के ऊपर छाए काले बादल पूरी तरह छट गए और पहली बार वहां से सुनाई दी एक मधुर हवा की आवाज, जो भय नहीं बल्कि मुक्ति का संकेत थी। सूर्यगढ़ लौटते समय राजा और रानी दोनों समझ चुके थे कि अंधकार को हराने का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि सत्य स्वीकार करने का साहस होता है। और उसी दिन से काली पहाड़ी डर का प्रतीक नहीं बल्कि न्याय और प्रायश्चित की कहानी बन गई। हालांकि सुरंग के सबसे गहरे कोने में पड़ी राख के बीच एक हल्की सी चिंगारी अब भी सुलग रही थी, जैसे इतिहास हमेशा याद दिलाता है कि अंधकार पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता,
बल्कि सिर्फ सो जाता है।